Hello everyone, how are you? From today, I shall start a new series of my lectures for class 10th in English. In English doesn't mean that I shall deliver the lecture completely in English. मैंने तय किया है कि दोनों ही भाषाओं में मिक्स रूप से यह लेक्चर्स डिलीवर करूँगा। मैं आप सभी से यह ज़रूर कहना चाहूँगा, यदि आपको लगे कि आप मेरे लेक्चर्स को समझ पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि और अधिक इंग्लिश में कन्वर्स करूं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताएंगे. देन आई शैल डिसाइड दैट आई शैल यूज more and more English words and sentences and phrases so that you could be benefited. In my this introductory lecture, I shall talk to you in both the languages, Hindi and English. But if I find it beneficial to you that only English lectures are good and beneficial, then I shall help you with my English conversation. Because English conversation is quite necessary. You are in class 10th and you need to learn to speak in English. But this is also important to learn grammatical rules. Therefore, I shall not force you. If you are getting me easily, then it's all right. Otherwise, I'm using both the languages and I think it will be beneficial to you. Let's see. बिकॉज क्लास 10th आप बोर्ड की क्लास में हैं, इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं. मैंने लेक्चर फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन विद सिलेबस तय किया है और उसके बाद इंग्लिश पूरे 100 मार्क्स का ये पेपर होता है आपके बोर्ड में, जिसमें से रिटन एग्ज़ाम 70 मार्क्स की और उसमें रिटन एग्ज़ाम में लिटरेचर 35 मार्क्स का और ग्रामर 35 मार्क्स का, फिर प्रोजेक्ट 30 मार्क्स के और उसके बाद ये 35 इज इक्वल टू 100. टोटल 100 मार्क्स के इस तरह से क्राइटेरिया है, क्लासिफिकेशन है, जिसको आपको अपने माइंड में हमेशा बना कर रखना है, ताकि जब भी आप किताब निकालें, कॉपी निकालें, नोट्स निकालें, पढ़ना प्रारंभ करें, तो ये दिमाग में स्ट्रक करना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उस लिहाज से आपकी तैयारी होनी चाहिए. ये कठिनाई का समय है, महामारी पूरे विश्व को परेशान कर रही है. निश्चय ही आप भी घरों में एकदम बंद हैं, परेशान होंगे, लेकिन आप अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाइए. आप और अधिक सक्षम बन करके बाहर घर से जब आएंगे तो निश्चय ही आप ढेर सारी अन्य समस्याओं का भी अंत कर लेंगे. इसी विश्वास के साथ मैं आज से क्लास 10th के इंग्लिश सेक्शन का इंट्रोडक्शन शुरू करूंगा और अनवरत रूप से अब मेरे लेक्चर्स आपके लाभ में पहुंचेंगे ही. आइए इंग्लिश लिटरेचर की बातें करें. इंग्लिश लिटरेचर 3 हिस्सों में बटा है आपका. पहला तो 6 चैप्टर्स ऑफ प्रोज, दूसरा 4 चैप्टर्स ऑफ पोएम्स एंड तीसरा 3 चैप्टर्स ऑफ सप्लीमेंट्री. आपको बताते चले, प्रोज में कुल 16 नंबर 16 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जिनमें से 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस होंगे जो एक पैसेज पर आधारित होंगे. वही पैसेज जो आप पहले से पढ़े होंगे, उन्हीं पैसेज पर आधारित 2 क्वेश्चंस होंगे. उन्हीं पैसेज से छांट करके अपने सेंटेंस बना करके आपको उनके उत्तर लिखने हैं 4 मार्क्स के लिए. उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर्स देने वाले क्वेश्चंस होंगे 2-2 नंबर के, अर्थात कुल 4 नंबर का यह भी होगा. एक लॉन्ग आंसर होगा 4 मार्क्स का और उसके बाद मैचिंग वर्ड्स अर्थात वोकेबुलरी सेक्शन भी होता है, जो वर्ड मीनिंग्स का सेक्शन होता है और एंटोनिम सिनोनिम का सेक्शन होता है. वहाँ से आपको कभी एंटोनिम्स कभी सिनोनिम्स को मैच करने के लिए कॉलम में आते हैं, वो भी पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन होता है. इस तरह से कुल 4 क्वेश्चन प्रोज से पूछे जाते हैं जो 16 नंबर के होते हैं. और उसके बाद आते हैं पोएट्री पर. 4 चैप्टर्स पोएम्स के हैं, जिनमें से केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक स्टैंजा पर आधारित होता है, जैसे यहाँ पैसेज पर आधारित था. जब हम पोएम्स पढ़ते हैं उनके कलेक्टिव लाइन्स को हम स्टैंजास कहते हैं, स्टैंजा कहते हैं. तो इन स्टैंजा से निकले हुए क्वेश्चंस के आंसर
भी 4 नंबर के पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस जनरली होते हैं 2-2 नंबर के और कुल 4 नंबर के। और उसके बाद एक सेंट्रल आइडिया पूछी जाती है या फिर 4 लाइन की पोएम। जी हाँ, 4 लाइन्स पोएम। ये 3 नंबर का होता है। कुल मिलाकर पोएट्री में आपके 7 नंबर के अंक, 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं 3 चैप्टर्स ऑफ सप्लीमेंट्री पर। हाँ, ये सप्लीमेंट्री रीडर है, ये नॉन डिटेल्ड है। नॉन डिटेल्ड का मतलब होता है कि आपको यहाँ से पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, केवल 2 क्वेश्चंस होंगे और बहुत जनरल क्वेश्चंस होंगे। आइए देखते हैं आगे। 4 स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, अर्थात इफ यू हैव द होल स्टोरी इन योर माइंड देन ऑफ कोर्स यू कैन easily answer these questions. I mean, you can easily identify which sentence is true and false. Then you can easily collect 4 marks from this section. Let's return to the second part. I mean, second question of this part. 2 short questions of equally 2 marks. In total 4 marks. 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 2-2 नंबर के, 4 अंक कुल होंगे और 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हाँ, आप जानते हैं इसमें एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिनको सही अल्टरनेटिव पता है चुन करके आंसर देते हैं और 4 अंक आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर भी हैं। तो प्रोज से 16 मार्क्स, पोएट्री से 7 मार्क्स और सप्लीमेंट्री से 12 मार्क्स। ऑल टोटल 35 मार्क्स का ये आपका लिटरेचर है जिसे आपको पढ़ना है। अब ये कम से कम ठीक से 2 बार ये पूरा लेक्चर हमारा देखेंगे, तभी आपके माइंड में फीड हो जाएगा कि कैसे किस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें टेकअप करना है। आइए आगे देखते हैं। अब हम ग्रामर सेक्शन की बात कर लेंगे। ग्रामर सेक्शन में हमने इसको 2 पार्ट्स में केवल डिवाइड किया, हालांकि इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जाना चाहिए। एक तो ग्रामर सेक्शन, फिर वोकैबुलरी का सेक्शन, फिर ट्रांसलेशन और फिर कंपोजिशन। लेकिन हमने इसको ओवरऑल 2 में डिवाइड किया है क्योंकि अभी आपका ग्रामर इतना विस्तृत नहीं है जैसा कि इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट में आएंगे तो और 4 पार्ट्स उसको करके डिटेल में बताया जाएगा। अभी आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी और दूसरा ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन। आइए देखते हैं इस इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब्स अर्थात वोकैबुलरी के सेक्शन में क्या पढ़ना है हमें। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू फ्रेम अ सेंटेंस। इट इज आस्क्ड ऑफ 2 मार्क्स इन योर एग्जाम। एंड देन इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। हाँ, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस का मतलब समझ ले। 5 प्रकार के अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो इन सभी का आपस में इंटरचेंज, अफर्मेटिव है तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव, या निगेटिव है तो कुछ और, ऐसे ही अलग अलग सेंटेंसेस का एक दूसरे में परिवर्तन, उसे ही कहा जाता है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। एंड इट विल बी आस्क्ड ऑफ 2 मार्क्स। एंड देन द नरेशन, आई मीन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यू नो इट वेरी वेल, एंड इट इज ऑल्सो आस्क्ड ऑफ 2 मार्क्स। आप थोड़ा बहुत इससे परिचित हैं, 9th में पढ़े हैं, लेकिन इसको और नए सिरे से ठीक से पढ़ना है क्योंकि अब की बारी आपको बोर्ड एग्जाम देना है। आइए अगले हिस्से पर, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, अर्थात सेंटेंसेस को पूर्ण करना विद द गिवन वर्ब। सेंटेंस दिया होगा, उसमें वर्ब नहीं होगी, ब्रैकेट में वर्ब दिया होगा, उसका सही फॉर्म भरना होगा। तो ये भी 2 मार्क के आपके पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर के 8 नंबर के हुए। उसके बाद फिलिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सेक्शन से है। आपको करेक्ट प्रीपोजिशन पढ़ना है और कौन सा प्रीपोजिशन किस सेंटेंस में किस नाउन के साथ यूज़ होगा, किस वर्ब के साथ यूज़ होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये भी 2 नंबर का पूछा जाना है। उसके बाद इसी सेक्शन में है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। फिर से कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस को पूर्ण करना। ये 2 प्रकार, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये अलग अलग टॉपिक हैं, सेम नहीं है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। इसमें आपका हो सकता है कि सब्जेक्ट पार्ट दिया ही ना हो, केवल प्रेडिकेट पार्ट हो, आपको कह दिया जाएगा सेंटेंस कंप्लीट करिए। या फिर सब्जेक्ट पार्ट दिया हो, प्रेडिकेट पार्ट दिया ही ना, कह दिया जाए आपको पूरा करिए ऐड करके अपने आप से प्रेडिकेट पार्ट, या अपने आप सेंटेंस कंप्लीट करिए। तो दोनों चीज़ें पढ़नी है, एक तो वर्ब्स भी फिलअप करना है और एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट भी फिलअप करना है। इसको हम शुरुआत में ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ये पूछा जाएगा अगले क्वेश्चंस में, इसको अपने दिमाग में रखना है। और उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट। हाँ, स्पेलिंग टेस्ट आप जानते हैं, आपकी ग्रामर की बुक में तमाम सारे वर्ड्स, या फिर आपके जो लिटरेचर की बुक है उस लिटरेचर की बुक से भी वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं।
वहाँ पर कई वर्ड्स होते हैं, इनकी स्पेलिंग मिसिंग होती हैं, आपको करेक्ट स्पेलिंग फिल करके अपने आप को टेस्ट करना होता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का होता है, नॉर्मली 2 वर्ड्स दिए जाते हैं। उसके बाद पंक्चुएशन। पंक्चुएशन बेसिकली ये जो मार्क्स डिफरेंट होते, जो चिन्ह होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप इत्यादि, इनकी स्टडी है। बेसिकली ये पंक्चुएशन के अंतर्गत हम नरेशन को ही पढ़ते हैं, क्योंकि नरेशन मैक्सिमम टाइप ऑफ पंक्चुएशन यूज़ कर लेता है। नरेशन के अंतर्गत हम ढेर प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए प्रायः एक सेंटेंस होता है नरेशन का, और वहीं से हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ये भी पूरे 2 नंबर का होता है। ये आपका पूरा ग्रामर सेक्शन हो गया यहाँ तक, और ग्रामर के आपके 15 अंक निर्धारित हैं, अर्थात कुल जो ग्रामर आपको पढ़ना है उन ग्रामर में आपको 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें आप एक्टिव पैसिव नहीं पा रहे होंगे, वो जब वर्ब का सेक्शन में पढ़ाऊंगा उसी वर्ब के सेक्शन में एक्टिव और पैसिव बताऊंगा, क्योंकि वो वर्ब का हिस्सा है, उसको अलग से नहीं पूछा जाना है। ठीक है, तो ये दिमाग में आपकी चीज़ें रहनी चाहिए। इसमें से मैंने आपको एकदम मार्क सेंटर्ड सिलेबस आपको बताने की कोशिश की है, कैसे आप एक एक नंबर इंश्योर करते चलेंगे, क्योंकि आप बोर्ड के छात्र हैं, और ये जो हम विद्यालयों में दौड़ है वो अंकों की दौड़ है। ऐसे में हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने छात्र छात्राएं अंकों की दौड़ में कहीं किसी से पीछे ना हो जाएं, यह भी हमें सुनिश्चित करना है, क्योंकि मुझे पता है योग्यता के मामले में आप कहीं श्रेष्ठ हैं। आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो योग्यता आपका पीछा नहीं छोड़ सकती, मजबूर हो जाएगी आपका साथ करने को। हाँ, लेकिन अंकों की भी दौड़ में आपको उतने ही आगे रहना है। आइए इसके दूसरे हिस्से पर चलते हैं, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन पर। ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, बेसिकली ट्रांसलेशन पूछा जाता है हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। तो हिंदी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हमें करनी है, कुल 4 नंबर के पूछे जाते हैं। हालांकि नंबर ट्रांसलेशन को बहुत कम अलॉट है, जबकि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इस हिस्से में करनी है। आपको वोकैबुलरी की भी प्रैक्टिस करनी है, वर्ब की भी प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की भी प्रैक्टिस करनी है, ट्रांसलेशन में ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है। ओवरऑल ट्रांसलेशन आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। इफ़ यू आर नॉट इन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन, then I think it will be very difficult to attempt sentences in a board examination. Let's see the second part of it. Letter and applications. Of course, I think you are in habit of writing these things. आप लेटर्स और एप्लीकेशंस, लेटर्स अगर नहीं तो कम से कम एप्लीकेशंस लिखने की आदत में है, विद्यालय में प्रायः लिखते रहते हैं। इन्हीं इसी फॉर्मेट को हमको थोड़ा और शुद्ध करना है। मैं उसकी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा ऑनलाइन क्लासेस में, और बताऊंगा कैसे आपको करना है। तो ये भी कुल 4 नंबर का पूछा जाना है। आगे बढ़ते हैं, एसे राइटिंग। एसे राइटिंग कुल मिलाकर के 6 मार्क्स के होते हैं, और एसे राइटिंग की प्रैक्टिस हमें ठीक से करनी है। पहले इसके लिए तो मैं कहूँगा आपकी बुक में जितने भी एसे हैं, कम से कम 5 से 10 एसेस तो पढ़ डालिए, रैंडमली पढ़ डालिए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग देम, without getting an idea whether you are understanding it or not, doesn't matter. Let's read them so that you could have some structures and phrases into your mind, and so that you could create your own headings and you could attempt. हालांकि ये तो पता है हम सभी को कि जो एग्ज़ाम में आने वाला ऐसे है उसमें आपको हेडिंग्स दी रही होंगी ऑलरेडी, उसी को डेवलप करना है। फिर भी हमको इस लिहाज से प्रैक्टिस करना है कि हेडिंग को भी हम जनरेट कर लें। ऐसे में आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग मजबूत होगी और बड़ी आसानी से आप 6 नंबर में 6 अर्जित कर सकते हैं। प्रायः कहा जाता है कि 6 नंबर में 1 नंबर काट लिया जाता है, 2 नंबर काट लिया जाता है। ऐसा नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं इफ़ यू आर राइटिंग, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग द ऐसे पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज। लेट्स सी टू द लास्ट पार्ट, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज भी एक पूछा जाता है। नॉर्मली इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं 3-3 नंबर के, जिसका आप आसानी से जवाब दे लेते हैं, क्योंकि उसका जवाब उसी पैसेज में होता है। तो ये कुल मिलाकर के आपका जो ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन सेक्शन है, 4 क्वेश्चंस होते हैं और ये 20 नंबर के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन का हिस्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के 50% से ज़्यादा का ये कवर करता है। इसका मतलब है इस पर हमें विशेष फोकस रखना होगा। तो 20 + 15 = ऑल टोटल ये 35। अब इस ऑल टोटल का सम और ऑल टोटल 70 मार्क्स का ये रिटेन एग्ज़ाम आपका होता है। इस रिटेन एग्ज़ाम को
क्रैक करने के लिए हमें अभी से प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस से भी पहले जो आपको क्लासरूम में कहा जाता है, मैं यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में भी कह रहा हूँ, यू विल हैव टू क्रिएट योर ओन टाइम टेबल एंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम टेबल you will have to follow it strictly. You will have to go according to it, otherwise the whole lectures will be meaningless. तो बच्चों, मुझे आशा है आपको इस लेक्चर से बहुत लाभ मिलने वाला है, आपका माइंड मेकअप होने वाला है और आप पढ़ने के लिए नए सिरे से तैयार हो रहे हैं। अब मेरे लेक्चर्स कॉन्टीन्यूसली आपको मिलने वाले हैं। अब मैं हाई स्कूल की क्लास को भी टेकअप करूँगा। अभी तक मैं केवल 11th और 12th की क्लासेस को टेकअप कर रहा था, अब मैं आपकी भी क्लास को टेकअप करूँगा। तो हाँ, ये भी मुझे पता है कि आप ग्रामर के अतिरिक्त लिटरेचर भी पढ़ना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको मंडे से लिटरेचर के भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैं कॉन्टीन्यूसली अब आपको आपके लेक्चर्स डिलीवर करता रहूँगा। तो अपनी तैयारियाँ कर लीजिए, कहीं जाना नहीं, घर पे रहना और नियमित रूप से लेक्चर्स अटेंड करना और अपने नोट्स बनाना ये अत्यंत आवश्यक है। नोट्स बनते रहें आपके, यह भी आवश्यक है। धन्यवाद।